खामनेई के खुर्रम बम का टारगेट अब तुर्की बनता जा रहा है। दमिश्क में जब कमांडर जूलानी के खूंखार लड़ाके बशर अल असद हुकूमत की चूल्हे हिला रहे थे, जब सीरिया युद्ध की तस्वीरें दुनिया को डरा रही थी, तब अमेरिका से आई एक जानकारी ने इस तख्ता पलट के बाद की पटकथा लिख डाली है। ये जानकारी सुपर पावर के लिए अलार्म है। बशर अल असद को सीरिया से मार भगाने वाले लड़ाकों को भी वार्निंग है। सबसे बड़ा मैसेज है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के लिए। जानकारी ये है कि ईरान ने एटम बम बना लिए हैं। एक तो नहीं, 12 परमाणु बम का जखीरा खामनेई के कुद्स फोर्स को मिलने जा रहा है। दमिश्क में फटेंगे खामनेई के एटम बम। बशर की वापसी कराएगा ईरान के खुर्रम का धमाका। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का फर्स्ट टारगेट अंकारा। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के परमाणु हथियार प्रोग्राम पर सनसनीखेज दावा किया है। अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के कार्यालय ने खामनेई के एटम बम पर लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज की है, जिसके मुताबिक तेहरान के न्यूक्लियर कारखाने 24 घंटे एक्टिव हैं। परमाणु बमों की टेस्टिंग जल्द मुमकिन है। ये टेस्ट सीरिया में भी हो सकता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में शुक्रवार को सामने आए डीएनआई दस्तावेज में कहा गया है कि ईरान के पास 1 दर्जन से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने की हैसियत है। डीएनआई ने ईरान परमाणु प्रोग्राम रिपोर्ट में मई से सितंबर तक का पूरा ब्यौरा छापा है, जिसमें बताया गया है कि ईरान के पास कई भूमिगत सुविधाओं पर हथियार ग्रेड यूरेनियम उत्पादन का बुनियादी ढांचा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के परमाणु हथियार बना लेने की गारंटी दे रहे हैं। अमेरिका ने भी दावा किया है कि ईरान ने 20% और 60% समृद्ध यूरेनियम भंडार में जबरदस्त इजाफा किया है। यह स्तर नागरिक ऊर्जा कार्यक्रम की जरूरत से कहीं ज्यादा है। यही नहीं, ईरान ने एटमी हथियारों के लिए इस्तेमाल होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है। ईरान के एटमी हथियारों का यह अपडेट सीरिया सिविल वॉर के बीच में आया है। ईरान बार बार सीरिया में बशर के हक में होने का ऐलान कर चुका है। ईरान ने तुर्की समर्थक लड़ाकों के खिलाफ कमांडो फोर्स भी उतारी थी। ईरान ये साफ कर चुका है कि ईरान में विद्रोहियों की जीत से युद्ध संकट खाड़ी के कई देशों में फैलने वाला है। اگر سوریه مأمن تروریست ها بشه با بازگشت داعش و دیگر گروه های تروریستی تهدید بزرگی رو برای منطقه ایجاد خواهد کرد و این تهدید حتما به سوریه محدود نخواهد ماند و به کشورهای همسایه سوریه مثل عراق، اردن و ترکیه تسری پیدا خواهد کرد. बशर की हार से ईरान को बड़ा झटका लगा है। ईरान इस हार को अपने समर्थक जितने भी लड़ाका ग्रुप हैं उनकी हार मान रहा है। बशर अल असद हमेशा ईरान के साथ रहे हैं। इजराइल के खिलाफ पूरे पश्चिम एशिया में शिया लड़ाकों वाली मिलीशिया खड़ी करने के खामेनेई के प्लान के अहम किरदार के रूप में असद को माना जाता रहा है। इसी वजह से ईरान लंबे समय से सैन्य और आर्थिक मदद सीरिया को भेजता रहा है। मगर तुर्की ने कमांडर जूलानी के कंधे पर बंदूक रखकर ईरान के सभी मंसूबे पर पानी फेर दिया है। ईरान एचटीएस लड़ाकों को टेरर ग्रुप की मोहर लगाकर सबक सिखाने के इरादे जाहिर कर चुका है। گروه‌های تحریر الشام، جبهة النصره و بقیه‌ای که در سوریه مشغول جنگ با دولت سوریه هستند توسط سازمان ملل به عنوان تروریست شناسایی شدند. بنابراین این یک وظیفه بین‌المللی هست که با این تروریسم در سوریه مقابله بشه. ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم نباید تفکیک قائل بشه بین تروریست‌ها. कमांडर जूलानी और एर्दोआन के लिए ईरान से ज्यादा खतरा रूस से है। प्रेसिडेंट पुतिन को ना तो एटम बम बनाने की जरूरत है, ना ही उन्हें सीरिया में हमले में टाइम लगना है। रूस किसी भी कीमत पर सीरिया में तुर्की और अमेरिका का कंट्रोल नहीं होने देगा। सीरिया रूस की दोस्ती का इतिहास दोनों मुल्कों के वजूद में आने से पहले का है।
रूस और सीरिया के बीच संबंध काफी पुराना है। दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ दूतावास, तो सीरिया के बंदरगाह वाले शहर टार्टस में रूस का नौसैनिक अड्डा है। आधिकारिक तौर से सीरिया को आजादी मिलने से पहले ही सीरिया के साथ रूस के संबंध थे। ये साल 1893 की बात है। सीरिया तब ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तब रूस के तत्कालीन साम्राज्य ने सीरिया के दमिश्क में अपना वाणिज्य दूतावास खोला था। 1917 की रूसी क्रांति और 1922 के सोवियत संघ के गठन के बाद सीरिया में रूस की मौजूदगी लगभग खत्म हो गई। इस बीच फ्रांस ने सीरिया पर कब्जा कर लिया, तो सोवियत संघ राजनीतिक रूप से सीरिया को लेकर शांत रहा। दूसरे विश्व युद्ध के दौर में एक बार फिर से सीरिया के साथ रूस की नजदीकियां बढ़ी। उस वक्त सीरिया में फ्रांस और ब्रिटेन के सैनिक मौजूद थे, जिन्हें हटाने के लिए फरवरी 1946 में रूस और सीरिया ने एक सीक्रेट समझौता किया। अप्रैल 1946 में फ्रांस ने सीरिया से अपने सैनिक हटा लिए और सीरिया आजाद हो गया। कोल्ड वॉर के दौर में सीरिया रूस की दोस्ती परवान चढ़ी। जब बशर अल असद ने तख्ता पलटकर सत्ता संभाली, तब सोवियत संघ सीरिया का सबसे बड़ा दोस्त बन चुका था। साल 1970 में तख्ता पलटकर बशर अल असद के पिता हाफिज असद सत्ता में आए थे। उन्होंने साल 1971 में सोवियत संघ के साथ एक समझौता किया। इसी के तहत टार्टस में सोवियत संघ ने अपना नौसैनिक अड्डा बनाया। हाफिज असद के शासनकाल में साल 1971 से 2000 तक सीरिया के हजारों सैन्य अफसरों और प्रोफेशनल्स ने रूस में स्टडी की। योम किपुर युद्ध के बीच सोवियत संघ ने तकनीकी रूप से सीरिया की सेना की मदद की। युद्ध के बीच सोवियत संघ ने लगभग 4000 टन की सहायता हवाई मार्ग से सीरिया पहुंचाई। युद्ध खत्म होने के बाद साल 1973 के अंत में सोवियत संघ ने 63,000 टन की सहायता और पहुंचाई। बशर को वालिद से विरासत सीरिया की सत्ता और रूस की दोस्ती दोनों मिली, जिसके एवज में 2011 की क्रांति में पुतिन ने उनका साथ दिया। 2012 में जब सीरिया के होम्स में नागरिकों पर हमले हुए, तब भी पुतिन ने बशर का साथ दिया। 2018 में रूस ने सीरियाई सेना को सैन्य ट्रेनिंग दी। टार्टस नेवल बेस के बाद रूस ने सीरिया के पालमेरा और लताकिया में एयरबेस बनाए। रूस के सीक्रेट जासूसी अड्डे भी सीरिया में कई लोकेशन पर बनाए गए। सितंबर 2015 में औपचारिक रूप से सीरिया गृह युद्ध में रूस के साथ शामिल हुआ था। रूस की मदद से बशर अल असद ने तब अमेरिका, तुर्की और बगदादी जैसे आतंकी सरगना से युद्ध लड़ा। पुतिन की पावर से बशर अल असद ने सबको परास्त भी किया, लेकिन इस बार रूस खुद यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। इसलिए बशर को जितनी मदद की दरकार थी, उतनी पुतिन नहीं दे पाए। मगर ज्यादा दिन दूर नहीं जब पुतिन सीरिया के अखाड़े से खुद को दूर रख सके। सीरिया रूस की कमजोर नस है, जहां से रूस का व्यापारिक हित सत्ता है। इसी मजबूरी के चलते पुतिन को सीरिया में अपनी पसंद का लीडर चाहिए। बशर की विदाई के बाद सीरिया की पावर तुर्की के हाथ में शिफ्ट हो चुकी है। तुर्की नाटो सदस्य है, जिसकी डोर अमेरिका के हाथ में है। यानी सीरिया में अगला टकराव सीधे महाशक्तियों के बीच होना तय है। क्या रूस यूक्रेन जंग में परमाणु युद्ध अब जरूरी हो गया है? पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने बेलारूस का दौरा करके साफ संकेत दे दिए कि रूस अब यूक्रेन के साथ साथ नेटो पर भी एटमी हमला कर सकता है। इधर दूसरी तरफ पेरिस में अचानक जेलेंस्की ने ट्रंप से मुलाकात करके पुतिन को बुरी तरह से चौंका दिया है। और खबर यह भी है कि अमेरिका यूक्रेन को एटम बम देने जा रहा है। С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! रूस का आखिरी फैसला, परमाणु युद्ध जरूरी है। दुनिया के चुनिंदा युद्ध विशेषज्ञों ने रूस यूक्रेन जंग में अब परमाणु युद्ध को बेहद जरूरी बता दिया है। इस वक्त बेलारूस में राष्ट्रपति पुतिन का होना साबित करता है कि रूस यूक्रेन पर बेलारूस की तरफ से भी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है।
दूसरी तस्वीर में अमेरिका के नए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी साफ देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को एटमी हथियार ट्रांसफर करने जा रहा है। इसी को लेकर पेरिस में आनन फानन में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग कराई है। फ्रांस यूक्रेन जंग में रूस का कट्टर दुश्मन बन चुका है और इस वक्त जो युद्ध की खिचड़ी पेरिस में पक रही है उसकी भनक पुतिन को लग चुकी है। इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से एक बड़ी डील की है, जिसमें अब रूस बेलारूस में मौजूद अपने एटमी हथियारों को एक्टिव करने और अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेश्निक को बेलारूस में तैनात करने जा रहा है। हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि रूस, उत्तर कोरिया, बेलारूस और ईरान मिलकर कैसे एक ऐसी परमाणु जंग की तरफ बढ़ रहे हैं जो अमेरिका, यूक्रेन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन की तबाही की बड़ी वजह बन सकते हैं। सब्र का बांध टूट गया, अब नाटो का सर्वनाश। रूसी और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की बेहद गुप्त मीटिंग में इस बात के संकेत दिए गए हैं कि रूस यूक्रेन जंग को बातचीत से खत्म नहीं किया जा सकता है। इसका आखिरी रास्ता है एटमी जंग। रूसी सेना वाकई में पिछले 33 महीनों से लाखों सैनिक जंग में खो चुकी है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक 1020 दिनों की जंग में रूस के 7,51,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। अगर यूक्रेन के ये दावे सही हैं तो ऐसे हालात में रूस के सामने एक ही विकल्प बचता है, हर हाल में परमाणु जंग। अब आप जरा बेलारूस के राष्ट्रपति पुतिन का ये वीडियो देखिए। राष्ट्रपति पुतिन और बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको एक दूसरे के साथ जोश में हाथ मिला रहे हैं। इस बेहद अहम मीटिंग को लेकर दावे किए गए हैं कि बेलारूस में मौजूद रूस के एटमी हथियारों को एक्टिव कर दिया गया है। इसके अलावा रूस ने अपने ओरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइल को बेलारूस में पहुंचाने की डील भी फाइनल कर दी है। यानी पुतिन बेलारूस को एक युद्ध का पावर सेंटर बना चुके हैं, जो यूक्रेन और नाटो के लिए काल साबित होगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तो डंके की चोट पर कह दिया है कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो इसके लिए अमेरिका और नाटो देश सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। It is obvious that the Ukrainians would not be able to do what they are doing with long-range modern weapons without direct participation of the American servicemen. And this is dangerous, no doubt about this. It's a very dangerous game. And to speak about a limited exchange of nuclear strikes is an invitation to disaster, which we don't want to happen. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कई बार यूक्रेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन को परमाणु चेतावनी दे चुके हैं। इस धमकी का असर ब्रिटेन पर साफ दिखने लगा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री एलिएस्टर कान्स ने सनसनीखेज दावा करते हुए न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि नाटो की भी पोल खोल कर रख दी है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री एलिएस्टर कान्स ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत गंभीर चेतावनी ब्रिटेन और ब्रिटिश सेना को दी है। रक्षा मंत्री एलिएस्टर कान्स ने दो टूक कहा है कि अगर ब्रिटेन की रूस के साथ सीधी जंग होती है तो ऐसे युद्ध में ब्रिटेन और ब्रिटेन की सेना का वजूद 6 महीने से 1 साल में पूरी तरह से मिट जाएगा। लंदन में पूर्व सैनिकों के एक सम्मेलन में रक्षा मंत्री एलिएस्टर कान्स ने साफ कहा कि रूस यूक्रेन जंग में हर दिन 1500 रूसी सैनिक मारे या घायल हो रहे हैं। अगर ऐसे युद्ध में ब्रिटेन फंस गया तो यकीन मानिए कि ब्रिटिश सेना 6 महीने से 1 साल में पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इस वक्त पूरे रूस में भारी भरकम ट्रेलर पर लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों के जखीरे खुफिया अड्डों पर पहुंचाए जा रहे हैं। लगभग 1500 फुल एक्टिव परमाणु मिसाइल और एटम बम हमले के लिए तैयार हो चुके हैं। United States and the allies of the United States who also provide this long-range weapons to the Kiev regime
they must understand that we would be ready to use any means not to allow them to succeed in what they call strategic defeat of Russia. यूक्रेन, नाटो और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां इस वक्त पुतिन के परमाणु तेवरों से कांपने लगी हैं। खबरों में दावा किया गया है कि 72 साल के पुतिन पिछले 48 घंटों में अपने टॉप कमांडरों और मंत्रियों के साथ मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक लगातार परमाणु मीटिंग कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जब से यूक्रेनी सेना ने नाटो देशों के साथ मिलकर रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले किए हैं, उसके बाद से पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि अब टेबल पर नहीं, सिर्फ जंग के मैदान में ही युद्ध का फैसला होगा। आने वाले कुछ घंटों में ही रूस की तरफ से यूक्रेन पर या तो परमाणु हमला हो सकता है या फिर लंबी दूरी की बड़ी मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी कीव को तबाह किया जा सकता है। हम आपको पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पावेल के स्टाफ के प्रमुख के तौर पर काम करने वाले अमेरिकी सेना से सेवानिवृत्त कर्नल लॉरेंस विल्करसन का वो हैरान करने वाला बयान दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से रूस पर यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइलों से हमला किया है, उसके बाद से रूस यूक्रेन के साथ साथ नाटो देशों पर हमला करने का पूरा अधिकार रखता है। जरा देखिए अमेरिकी सेना के सेवानिवृत्त कर्नल लॉरेंस विल्करसन ने क्या कहा है। रूस की TASS की रिपोर्ट के मुताबिक सेवानिवृत्त अमेरिकी कर्नल ने कहा कि रूस के पास नाटो ठिकानों पर हमला करने का पूरा अधिकार है। विल्करसन ने TASS को बताया कि यूक्रेन जिन लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमला किया है, वो बिना नाटो की सेना की मदद के नहीं दागी जा सकती थी। इसीलिए अब रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला होने के बाद कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में नाटो प्रवेश कर चुका है। अब रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नाटो के ठिकानों पर हमला करने का पूरा अधिकार है। The further Russian troops advance, the closer the threat becomes. The more land they control, the more they control grain prices and energy sources, and the more confident Putin becomes. So we must continue to back Ukraine and do what it takes to support their self-defense for as long as it takes, to put Ukraine in the strongest possible position for negotiations so that they can secure a just and lasting peace on their terms that guarantees their security, independence, and the right to choose their future. फ्रांस की राजधानी पेरिस के एलिसी पैलेस में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच एक गुप्त मीटिंग रूस यूक्रेन जंग को लेकर हुई है। दावा किया गया है कि पेरिस के एलिसी पैलेस में हुई इस त्रिपक्षीय वार्ता में 90 मिनट तक जंग की रणनीति बनाई गई है। खास तौर से अगर रूस परमाणु हमला करता है तो क्या रणनीति होगी, इस पर भी बात होने के संकेत दिए गए हैं। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से अलग से 35 मिनट तक मुलाकात की है। शायद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को एटमी हथियार ट्रांसफर करने पर चर्चा की है। पेरिस में इस परमाणु मीटिंग को लेकर रूस बुरी तरह से भड़क गया है। с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения. Все. रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सितंबर 2024 के आखिरी दिनों में ऐलान कर दिया था कि उसने अपने परमाणु हमले की नीति को पूरी तरह से बदल दिया है। लगभग 25 दिन पहले पुतिन ने नाटो और अमेरिका को इशारों में धमकाते हुए कह दिया था कि अगर अब रूस पर मिसाइल या फिर ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमला होता है तो ऐसे हालात में अब रूस दुश्मनों के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। बम फोड़ रहे हैं किम, जीत रहे हैं पुतिन। इधर रूस और उत्तर कोरिया दोबारा से क्या जंगी प्लान तैयार कर रहे हैं और क्यों रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव अचानक उत्तर कोरिया में किम के साथ उनकी परमाणु और लंबी दूरी की मिसाइलें देखने गए, इसे भी समझ लीजिए। मरते दम तक लड़ेंगे रूसी जंग, किम की कसम।
29 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से मुलाकात की। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किम जोंग उन रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने किम और उनके सबसे टॉप जनरल और सरकारी अफसरों से ग्रुप मीटिंग की। हर मीटिंग में किम मौजूद थे। रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने उत्तर कोरिया के सैन्य कमांडरों और अफसरों से कहा कि हम यूक्रेन युद्ध जीतने जा रहे हैं, इसलिए हमें उत्तर कोरिया से ना सिर्फ सैनिक मिलते रहे बल्कि उत्तर कोरिया के सबसे एडवांस हथियार भी रूस पहुंचते रहे। अब आप इस वीडियो को देखिए जिसमें उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अपने सबसे घातक मिसाइलों और हथियारों को देख रहे हैं। बेहद बड़े और विशालकाय सैन्य ठिकाने पर किम एक एक परमाणु मिसाइल, टैंक, तोप और एयर डिफेंस सिस्टम को बारीकी से देख रहे हैं। ये वही हथियार हैं जो उस वक्त रूस को भेजे जा रहे हैं जब किम के बम, मिसाइल और तोप खाने से पुतिन यूक्रेन जंग जीत रहे हैं। किम ने पुतिन को भेजे 50% हथियार। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर ने राष्ट्रपति पुतिन से साफ कह दिया है कि वो रूस का साथ मरते दम तक देंगे। दावे किए जा रहे हैं कि उत्तर कोरिया अपनी आधी से ज्यादा मिसाइलें रूस को दे दी हैं, जिसमें छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने अपना 35% तोपखाना भी रूस को दे दिया है, जिसमें उत्तर कोरिया की स्वचालित हौवित्जर तोप M1989 भी शामिल है। M1989 25 से 30 मील तक 12 राउंड फायर एक बार में कर सकती है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि पुतिन ने किम से उसकी सबसे लंबी दूरी की परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें होसोंग 18 और होसोंग 19 भी मांग ली है, जो जंग में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। उत्तर कोरिया की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होसोंग 19 7000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा रूस की तरफ से 12,000 उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि जनवरी 2025 तक 15,000 और उत्तर कोरियाई सैनिक रूस पहुंच सकते हैं। अब ऐसे हालात में साफ है कि पुतिन यूक्रेन जंग को लेकर नाटो देशों पर परमाणु हमला कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर पुतिन परमाणु हमला करेंगे तो क्या नाटो और अमेरिका चुप बैठेंगे?